class 11 students, I hope I am visible and audible to you guys. So you are watching part 2 of class 11th history chapter 5. सो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इस टॉपिक के ऊपर छोड़ा था एंड आई हैव कवर्ड योर टॉपिक दैट इज तेमुद्दीन टू जंगीज़ खान। यहाँ तक मैंने आपका कवर करवा दिया था एंड चलो आज इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जंगीज़ खान ने मंगोल लोगों को यूनाइट करके और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो मंगोल्स थे जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, तो उनकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया और ज़्यादा उन्हें इफेक्टिव बनाया और एक बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्स उनसे तैयार कर दी। अब उनका सबसे पहला मोटिव क्या था? चाइना को कंक्वायर करना। ठीक है, अब उस टाइम पे चाइना 3 किंगडम्स में बटा हुआ था। सीसिया लोगों ने कंट्रोल कर रखा था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, यानी कि मान लो ये चाइना है तो इस वाले एरिया में सीसिया लोगों का कंट्रोल था। ठीक है, जो कि तिब्बतन ऑरिजिन के थे। अब नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये मैंने बताया था, तो इस तरफ ये जो बाकी का नॉर्थ बचा, यहाँ पर चिन डायनेस्टी के जर्जिन ग्रुप का कंट्रोल था और साउथ चाइना में संग डायनेस्टी रूल किया करती थी। लेकिन 1209 सेंचुरी में क्या हुआ? सीसिया को हरा दिया मंगोल्स ने और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर लिया 1213 सेंचुरी में और फाइनली पेकिंग यानी कि बीजिंग पे आक्रमण कर दिया 1215 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अब बहुत टाइम तक चिन डायनेस्टी के अगेंस्ट बैटल्स चलती रही 1234 सेंचुरी तक लगभग। ठीक है, लेकिन जंगीज़ खान अपने इस प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो वापस से मंगोलिया जाएंगे, अपने होमलैंड जाएंगे 1216 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और उन्होंने सारे मिलिट्री अफेयर्स अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि अपने साथियों के ऊपर छोड़ दिए। फाइनली क्या हुआ? डिफीटेड काराकेता, तो ये एक दूसरी रेजाइन थी जो कि तियान शाह माउंटेन्स में रहती थी नॉर्थ वेस्ट चाइना में। ठीक है, तो उस टाइम पे 1218 में इन्हें हरा दिया गया। मंगोल डोमिनियंस रीच द अमू दर्या एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सिया एंड ख्वारिज़्म कहाँ है? उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ तक, चाइना से लेके उज़्बेकिस्तान वहाँ तक, ट्रांसऑक्सिया तक जो है इनका कंट्रोल मंगोल्स का पहुँच गया। मोहम्मद शाह ऑफ ख्वारिज़्म इन सेंट्रल एशिया एग्जीक्यूटेड मंगोल एम्बेसडर। अब क्या हुआ? जो मोहम्मद शाह थे ख्वारिज़्म के, उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, तो वहाँ के जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने क्या करा? बहुत सारे मंगोल एम्बेसडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। जंगीज़ खान हैड टू रिस्पॉन्ड टू देयर एग्जीक्यूशन। अब जंगीज़ खान को इसका जवाब देना था। तो क्या हुआ? द मंगोल्स डिस्ट्रॉयड सिटीज सच एज, मंगोल्स ने समरकंद, निशापुर, बुखारा और हेरत, इन सिटीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इस बात का बदला लेने के लिए कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया, क्यों ने एग्जीक्यूट करा। जंगीज़ खान एंड इंडिया। अब जंगीज़ खान और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन था, क्या इंडिया वालों ने सामना किया, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। तो क्या हुआ? सुल्तान मोहम्मद की खोज में जो मंगोल फोर्सेस थी वो अजरबैजान की तरफ गई। ठीक है, और उन्होंने रशियन फोर्सेस को हरा दिया। जो दूसरी टुकड़ी थी वो सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन के पीछे गई अफगानिस्तान में और सिंध प्रोविंसेस में। जब वो इंडस नदी के बैंक्स पे आए, किनारे पे आए, तो जंगीज़ खान ने सोचा कि अब वो मंगोलिया नॉर्थ इंडिया से होते हुए जाएंगे, असम से होते हुए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इंडिया वालों लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा था? उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हीट थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, नेचुरल हैबिटेट और इल ओमेंस दैट वर रिपोर्टेड टू हिम बाय हिज सूथसेयर व्हिच मेड हिम चेंज ऑफ हिज माइंड। अब उनके जो साथी थे उन्होंने उन्हें बताया कि नहीं, यहाँ पर इंडिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बुरा हाल चल रहा है, यहाँ पर इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं है। तो इन चीज़ों के चलते जंगीज़ खान ने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो इसी वजह से वो इंडिया के थ्रू नहीं गए, तो उन्होंने इंडिया में आना सही नहीं समझा और फाइनली वो 1227 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जंगीज़ खान की। अब कॉजेज़ फॉर द सक्सेस ऑफ जंगीज़ खान। जंगीज़ खान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए थे, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब उन्होंने क्या करा? जो उनके स्टेपी स्किल्स थे उनको उन्होंने और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया और उससे बहुत अच्छी मिलिट्री बने, बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बनाई। ठीक है, द हॉर्स राइडिंग एंड हंटिंग स्किल्स ऑफ मंगोल्स एंड टर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। अब जो ये मंगोल्स थे उनके अंदर हॉर्स राइडिंग और हंटिंग स्किल्स तो थे ही, तो इससे क्या हुआ? आर्मी और ज़्यादा अच्छी बन पाई, और ज़्यादा बेटर बन पाई, और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाई। Their abilities as rapid shooting archers from horseback were further perfected during regular hunting expeditions. अब क्या मतलब है इस बात का? अब वो इतनी अच्छी शूटिंग भी करते थे, बहुत अच्छा तीर कमान चलाते थे हॉर्स बैक के ऊपर से ही डायरेक्टली, तो उससे क्या हुआ? ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन, जब वो शिकार की खोज में निकलते थे तो वो इतनी अच्छी हंटिंग करते थे, तो उससे क्या हुआ? उनके जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। वो इतनी अच्छी ये तीरंदाजी जो है वो जानते थे, इससे क्या होता था? वो एनिमीज़ को आराम से
डिफीट कर सकते थे, उनके चांसेस बढ़ गए जीतने के। दे कैरिड आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर बाय यूजिंग फ्रोजन रिवर एज हाईवे टू द एनिमी सिटीज एंड कैंप्स। अब वो इस टाइम पे हमला करते थे जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, जब नदियाँ बिल्कुल जम जाती थी ना ठंड की वजह से, तो उस टाइम पे उस बर्फ़ से जमी हुई नदी को वो यूज़ करते थे एज हाईवे, ताकि वो दुश्मन की सिटीज़ और कैंप्स तक पहुंच पाए। ठीक है, उन्होंने सीज इंजन्स और नैप्था बम्बार्डमेंट की जो टेक्निक थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत आराम से बहुत जल्दी जो है वो सीख ली। हिज इंजीनियर्स बिल्ट लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट। अब क्या मतलब है इसका, जो उनके इंजीनियर्स थे वो क्या करते थे, बहुत हल्का सामान बनाते थे, बहुत हल्के इक्विपमेंट्स बनाते थे जो वो अपने ओपोनेंट्स, अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया करते थे। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मंगोल्स। अब मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज थी मंगोल्स के अंडर, वो हम समझते हैं। मंगोल्स में जो सबसे ज़्यादा एबल बॉडीड होते थे या फिर एडल्ट मेल होते थे ट्राइब के अंदर, जो हथियार उठा सकते हैं, तो उन्हें लिया जाता था आर्मी में। दे कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेज व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। तो वो आर्मी में आ जाते थे जब भी ज़रूरत उनकी पड़ती थी। अब क्या होता था, अलग अलग मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा लिया गया था आर्मी के अंदर, और नए नए मेंबर्स आते रहते थे जंगीज़ खान की आर्मी के अंदर, जिससे मतलब बहुत अलग सी उसकी कॉम्पोजिशन होती थी, यानी कि वो सेम ग्रुप के लोगों को इकट्ठा नहीं रखते थे। ही ऑल्टर्ड द ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट सिस्टम। अब वो इस तरीके से सोल्जर्स को जो है डिवाइड करते थे, इस तरीके की उन्होंने डिविजन्स बना रखी थी आर्मी के अंदर। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स। अब वो जो पुराने ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उन्होंने नए मिलिट्री यूनिट्स के अंदर तब्दील कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। नो इंडिविजुअल कुड मूव फ्रॉम हिज अलॉटेड ग्रुप। कोई भी पर्सन अपने ग्रुप को छोड़कर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता था। अगर वो करते थे तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था। दस द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी सोल्जर्स की, वो उसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे, जिसे हम तूमन भी कहते हैं। नाउ इंक्लूडेड डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस, और उसके अंदर बहुत अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के लोग होते थे। द मिलिट्री यूनिट्स वर टू सर्व अंडर जंगीज़ खान 4 सन। जो मिलिट्री यूनिट्स थी उन्हें जंगीज़ खान के 4 बेटों के अंडर सर्व करना होता था, एंड स्पेशली चूजन कैप्टन्स ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नोयान। और वो जो उनके आर्मी यूनिट्स थी उनके कैप्टन्स भी वो चूज़ करते थे, जिन्हें नोयान कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर लो, अपनी बुक में लिख लो। A band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years also became important within the new realm. अब जो लोग जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से, बहुत लॉयली सर्व करते थे, उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बन जाती थी उनके नज़रों में। कन्फेरिंग टाइटल्स। अब जंगीज़ खान उन्हें टाइटल्स भी दिया करते थे। जंगीज़ खान कन्फेयर टाइटल ऑफ ब्लड ब्रदर्स एंड पब्लिकली टू मिलिट्री पर्सन। जो मिलिट्री पर्सन उन्हें बहुत अच्छी सर्विस देते थे वो उन्हें अपना ब्लड ब्रदर कहते थे, यानी कि अंडा। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो, स्टार मार्क कर लो। ही ऑल्सो ऑनर्ड हम्बलर पर्सन्स एज बॉन्ड्समैन, अ टाइटल दैट इंडिकेटेड देयर क्लोज रिलेशनशिप विद जंगीज़ खान। जो जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत लॉयल रहते थे उनके प्रति, तो जंगीज़ खान उन्हें भी ऑनर करते थे, उन्हें बॉन्ड्समैन का एक टाइटल देते थे, और ये टाइटल इंडिकेट करता था कि जंगीज़ खान का इन लोगों के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर जंगीज़ खान। ठीक है, अब जंगीज़ खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यू कंक्वेर्ड पीपल टू हिज 4 सन्स जोची, चांगताई, ओगदेई एंड तोले। तो ये आपको उनके 4 सन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, इसे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, और इसे बुक के अंदर लिख लेना और याद भी कर लेना। तो जंगीज़ खान ने अपनी टेरिटरी को गवर्न करने की, कंट्रोल करने की अथॉरिटी अपने 4 बेटों को सौंप रखी थी। दीज कंप्राइज द 4 उलूस। अब उलूस क्या होती है, एक टर्म होती है टेरिटरीज के लिए। वो टेरिटरीज फिक्स नहीं होती थी, जितना ज़्यादा वो कंट्रोल अपना बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो टेरिटरी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उनके एम्पायर को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट रखा था, जिन्हें उसे उलूस कहा जाता था। ठीक है, उलूस कहा जाता था। उलूस का ये मतलब नहीं था एक फिक्स टेरिटरी, वो टेरिटरी बढ़ भी सकती है जैसे जैसे वो और ज़्यादा आक्रमण करते हैं और ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं। जंगीज़ खान रेन वॉज फुल ऑफ कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंडिंग टेरिटरी वेयर बाउंड्रीज चेंज फ्रिक्वेंटली। जंगीज़ खान का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कंक्वेस्ट और टेरिटरी बढ़ाने से रिलेटेड था, यानी कि अपने पूरे उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था उस एम्पायर को। अब जंगीज़ खान का ये सोचना था, ये मानना था कि उनके 4 बेटे मिलकर उनके एम्पायर को चलाएंगे। जंगीज़ खान के जो सबसे बड़े बेटे थे जोची रिसीव रशियन स्टेपीज बट द बाउंड्री ऑफ हिज टेरिटरी उलूस वाज नॉट फिक्स्ड। अब जोची जो सबसे बड़े बेटे थे उन्हें रशियन स्टेपीज वाला एरिया दिया गया, लेकिन उनका जो उलूस था उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे वो अपने उलूस को एक्सपैंड करते तो वो बढ़ता जाता उसका साइज। इट एक्सटेंडेड एज फार एज वेस्ट एज हिज हॉर्सेस कुड रोम। जितना ज़्यादा उनके घोड़े जितना दूर तक दौड़ सकते थे उतना वो अपने एम्पायर को, अपने उस उलूस को, पार्ट को एक्सपैंड कर सकते थे। जंगीज़ खान सेकेंड सन, जंगीज़ खान के जो दूसरे बेटे थे चांगताई, वॉज गिवन द ट्रांसऑक्शनियन स्टेपी एंड लैंड्स
नॉर टू द पामिर माउंटेन्स बिसाइड हिज ब्रदर। ठीक है, तो उनके ब्रदर के साइड में जो ट्रांसऑक्शनल स्टेपी वाला एरिया था, जो पामीर माउंटेन्स के नॉर्थ का हिस्सा था, वो उनके भाई चांगताई को दिया गया। जंगीज खान हैड डिसाइडेड दैट हिज थर्ड सन ओगदेई वुड सक्सीड हिम एज द ग्रेट खान। जंगीज खान का मानना था कि जो उनके तीसरे बेटे हैं ओगदेई, वो आगे चल के ग्रेट खान बनेंगे। ठीक है, द प्रिंस एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट काराकोरम आफ्टर एसेशन। तो क्या हुआ, ओगदेई ने अपनी जो कैपिटल है वो काराकोरम में बनाई। जंगीज खान के जो सबसे छोटे बेटे थे तोलई रिसीव द एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया, उन्हें मंगोलिया वाला ही एरिया दिया गया। देखो, जंगीज खान का मानना था कि उनके बेटे जो है एम्पायर को कलेक्टिवली मिलकर रूल करेंगे। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या करा, हर एक प्रिंस के उलूस में एक एक मिलिट्री कंटिजेंट को बिठा दिया, जिसे तामा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स के सारे इश्यूज़ जो हैं वो चीफटेन की असेंबली यानी कि कुरिलताई के अंदर डिस्कस किए जाते थे। फैमिली से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड, प्लंडर को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, पेस्टल लैंड से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो उस कुरिलताई के अंदर ही लिए जाते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर जंगीज खान। तो जंगीज खान जब थे तो कैसा ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुरियर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, जंगीज खान हैड फॉर्म द रैपिड कुरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजाइन। तो जंगीज खान एक बहुत रैपिड कुरियर सिस्टम जो था वो बनाया था, जो कि अब उसके एम्पायर के दूर दूर वाले इलाकों को ज्वाइन करता था। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्विक राइडर्स होते थे जो कि बहुत जल्दी दूर दूर वाले एरियाज़ को कनेक्ट करते थे, मतलब बहुत जल्दी मैसेज को स्प्रेड कर देते थे। द मंगोल नोमैड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/10 ऑफ देयर हार्ड ईदर हॉर्स और लाइफ स्टॉक एज प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके लिए वो टैक्स भी दिया करते थे, यानी कि जो मंगोल नोमैड्स थे वो 1/10 ऑफ देयर हॉर्सेज और जो भी उनके पास है उसका 1/10 हिस्सा दिया करते थे इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और इसको कुबकुर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे स्टार मार्क कर लेना। कुबकुर टैक्स क्या होता है, ये टैक्स मतलब जो नोमैड्स ये देते थे 1/10 अपने हॉर्सेस का या फिर जो भी लाइफ स्टॉक उनके पास है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो टैक्स देते थे कुछ फ़ायदा तो था नहीं, इसके वो बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो लेते थे। द कुरियर सिस्टम वॉज फर्दर रिफाइंड। इस सिस्टम को, इस कुरियर सिस्टम को यैम बोला जाता है, और जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, कुबकुर टैक्स। ठीक है, कुबकुर इज द टैक्स एंड यैम इज द कुरियर सिस्टम। जो ये कुरियर सिस्टम था ना वॉज फर्दर रिफाइंड आफ्टर जंगीज खान डेथ एंड इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज्ड ट्रेवलर्स। अब ये जंगीज खान का जो कुरियर सिस्टम था ये उनके डेथ के बाद भी मेंटेन रहा और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, और इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी से जो ट्रेवलर्स थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते थे, शॉक हो जाते थे। ये बहुत जल्दी मैसेज को भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, बहुत जल्दी इससे काम होता था, इसकी स्पीड बहुत क्विक होती थी। इससे जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है उनके एम्पायर के अक्रॉस, तो वो आराम से जान पाते थे ग्रेट खान, जंगीज खान या फिर जो भी फर्दर सक्सेसर्स बने। ट्रेड, अब ट्रेड की क्या कंडीशंस थी, व्हेन पीस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मंगोल कंक्वेस्ट ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर। जब शांति हुई, जब इन्वेजन्स हो चुकी थी, कंक्वेस्ट हो चुका था, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ और ज़्यादा मैच्योर हुआ और ज़्यादा बढ़िया कनेक्शंस हुए। यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियली लिंक्ड विद मंगोलिया। यूरोप और चाइना जो थे वो टेरिटोरियली लिंक थे मंगोलिया के साथ। ट्रेवल एंड ट्रेड अलोंग सिल्क रूट इंक्रीज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मंगोल्स। क्या होता था, जो ट्रेड चलता था सिल्क रूट के अक्रॉस इंक्रीज हो गए। द ट्रेड रूट्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। पहले क्या होता था, ट्रेड रूट्स चाइना में आके ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब मंगोलिया तक जो ट्रेड रूट्स हैं या फिर काराकोरम तक वो ट्रेड रूट्स स्प्रेड हो गए, आगे बढ़ गए, ठीक, एक्सपैंड हो गए। कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वॉज एसेंशियल टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल रिजाइन। अब कम्युनिकेशन और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रेवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मंगोल लोगों के लिए अपनी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेवलर्स वर गिवन अ पास। अब जो ट्रेवलर्स थे उन्हें पास दिया जाता था, जिसे पैसा बोला जाता है पर्शियन में और ग्रीक बोला जाता है मंगोलियन में। ये क्यों होता था, ताकि वो आराम से सेफली एम्पायर के अंदर दाखिल हो पाए, घुस पाए, इसलिए उन्हें एक पास दिया जाता था जिसे पैसा बोला जाता था। और ट्रेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था इसके लिए, ठीक है, अंदर घुसने के लिए, देयरबाय एक्नॉलेजिंग द मंगोल अथॉरिटी। ठीक है, और इसको कौन ध्यान रखती थी, मंगोल लोग जो है इसका ध्यान रखते थे। ऐसे वो लोगों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, ट्रेवलर्स के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। अब मंगोल्स आफ्टर जंगीज खान, जंगीज खान के बाद मंगोल्स का क्या हुआ, तो देखो, जंगीज खान डाइड इन 1227 BCE। इस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। तो बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी
द जंगीज़ खान ड्रीम ऑफ कलेक्टिव, यहाँ पे BCE नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्या होता है 13th सेंचुरी के मिडिल टाइम पीरियड में क्या होता है, जंगीज़ खान का जो ड्रीम था कि उनके सारे बेटे जो हैं वो मिलकर राज करेंगे, तो वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय इंडिविजुअल डायनेस्टी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। रूलिंग सेपरेट उलूस, नाउ इट मीन टेरिटोरियल डोमिनियन। अब उनका उलूस अलग अलग तो था ही, और ज़्यादा उनको बिल्कुल अलग कर लिया उन्होंने, बिल्कुल अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ सक्सेशन स्ट्रगल्स वेयर जंगीज़ खान डिसेंडेंट्स कम्पीटेड फॉर द ऑफिस ऑफ ग्रेट खान एंड रिच पेस्टोरल लैंड्स। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया था, क्यों, जो उनके बेटे थे ना वो अंदर ही अंदर लड़ने लग गए थे ग्रेट खान की पोजीशन के लिए और उन पेस्टोरल लैंड्स के ऊपर, ठीक है। युआन एंड सेकेंड खान डायनेस्टीज फॉर्म्ड इन चाइना एंड ईरान बाय डिसेंडेंट्स ऑफ तोले। जो तोले के डिसेंडेंट्स थे उन्होंने युआन और सेकेंड खानेट डायनेस्टी बनाई थी चाइना में और ईरान में। और जो जोची थे उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड या फिर रशियन स्टेपीज़ में उन्होंने रूल करा। चांगताई के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने ट्रांसडॉक्शनिया के स्टेपीज़ में रूल करा, और जिन्हें हम तुर्किस्तान कहते हैं उस एरियाज़ में भी चांगताई के सक्सेसर्स ने रूल करा। नोमैडिक ट्रेडिशंस कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम इन सेंट्रल एशिया। ये जो नोमैडिक ट्रेडिशंस थे वो बहुत टाइम तक चलते रहे सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पर ये चलते रहे ये ट्रेडिशंस, नोमैडिक ट्रेडिशंस। देयर वाज अ ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान इनटू सेपरेट लाइनेज ग्रुप्स। मैंने आपको पहले भी लाइनेज का मतलब समझाया था। तो क्या होता है, जंगीज़ खान के डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं ना वो अलग अलग लाइनेज के अंदर बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग उनकी जो डायनेस्टीज़ है वो क्रिएट हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो यूनिटी थी वो अब बदल चुकी है। दिस वॉज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन अमंग द कजिन क्लैंस। अब ये क्यों होता है, उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन था उसके वजह से। जो तोलोइद ब्रांच थी, यानी कि जो तोलोइद के फर्दर डिसेंडेंट्स थे, वॉज मोर क्लेवर इन प्रेजेंटिंग देयर वर्जन्स ऑफ द फैमिली डिसएग्रीमेंट्स इन द स्टोरीज प्रोड्यूस्ड अंडर देयर पैटर्नेज। अब क्या हुआ, जो तोलोइद ब्रांच थी ना उन्होंने बहुत चालाकी से अपने डिसएग्रीमेंट्स को हिस्ट्रीज के अंदर दिखाया है, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज दे कंट्रोल ईरान एंड चाइना एंड रिक्रूटेड मैनी स्कॉलर्स। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो ईरान और चाइना को कंट्रोल करते थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉइंट कर रखा था, रिक्रूट कर रखा था। पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड खानेट ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th सेंचुरी हैड डिटेल्स ऑफ वायलेंट किलिंग्स ऑफ द ग्रेट खान एंड ऑल्सो इट हैड एग्रीवेटेड द नंबर ऑफ पीपल किल्ड। जो पर्शियन क्रॉनिकल्स है जो सेकेंड खानेट डायनेस्टी ने प्रोड्यूस करे थे ईरान में लेट 13th सेंचुरी के दौरान, तो वहाँ पर बताया जाता है कितने सारी किलिंग्स करी थी ग्रेट खान ने और कितने नंबर लोग, कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे इन अटैक्स के अंदर, इस वायलेंस के अंदर, वो भी बताया गया है। तो ये इतना ज़्यादा आपका काम का नहीं था। तो अब हम पढ़ेंगे पीस बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। द राइवलरी बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ और सेटल्ड एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर रिड्यूस्ड इन 13th सेंचुरी। जो दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में, नोमैड्स के बीच में और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बीच में, ये कम हो गई थी 13th सेंचुरी के दौरान। फॉर एग्जाम्पल 1230s में क्या हुआ, जब मंगोल्स ने चन डायनेस्टी को नॉर्थ चाइना में हरा दिया, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट वांटेड द मसैकर ऑफ ऑल पेजेंट्री। तो क्या हुआ, एक पर्सनालिटी थी, एक लीडर थे जिनको क्या चाहिए था कि सारे पीजेंट्स को बिल्कुल उनका मसैकर कर दिया जाए, मार दिया जाए, उनके फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनके फील्ड्स को पैस्चर लैंड्स में बदल दिया जाए। लेकिन 1270s में क्या होता है, जब साउथ चाइना को मंगोल एम्पायर ने अपने कब्जे में लिया आफ्टर द डिफीट ऑफ संग डायनेस्टी, जंगीज़ खान के जो ग्रैंडसन थे कुबलाई खान, वो इन पीजेंट और इन सिटीज़ के प्रोटेक्टर की तरह उभर के सामने आए। 1290s में क्या होता है, जब मंगोल रूलर ईरान के गजन खान जो थे और डिसेंडेंट ऑफ जंगीज़ खान यंगेस्ट सन, जो तोले जो सबसे छोटे बेटे थे उसके डिसेंडेंट थे गजन खान, मंगोल रूलर थे ईरान के, वांट फैमिली मेंबर्स एंड अदर जनरल्स नॉट टू एक्सप्लॉइट पीजेंट्स। उन्होंने सभी फैमिली मेंबर्स को और सभी दूसरे मिनिस्टर्स को बोला कि तुम पीजेंट्स को बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, क्योंकि इट वुड नॉट लीड टू अ स्टेबल प्रॉस्पेरस रेल्म। इससे क्या होगा, जो एम्पायर है वो इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं रहेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि पेजेंट्स ही तो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। देयर वाज आल्सो प्रेशर टू मूव फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ, और प्रेशर ये भी था कि नोमैडिक को छोड़कर अब सेटल्ड लाइफ को प्रैक्टिस किया जाए इन नए एरियाज़ में, विच वर फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेपी, क्योंकि ये एरियाज जो थे वो स्टेपी से बहुत ज़्यादा दूर थे। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, अब टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड किया गया, मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर जंगीज़ खान्स डेथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। जंगीज़ खान की डेथ के बाद एक्सपेंशन 2 फेजेस के अंदर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट फेज वॉज ड्यूरिंग द ईयर्स, इस टाइम पीरियड को हम फर्स्ट फेज मानते हैं जब बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला था इन एरियाज़ के अंदर, ये सारे एरिया जो है वो एम्पायर के अंदर इंक्लूड हुए थे। अब सेकेंड फेज जो था वो इस टाइम पीरियड को बोला जाता है
इस टाइम पे क्या हुआ, विच लेड टू द कंक्वेस्ट ऑफ ऑल चाइना। इस टाइम में जो चाइना, ईरान और इराक, सीरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंक्वेस्ट चल रहा था। द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर स्टेबलाइज्ड आफ्टर दिस कैंपेन। जो एम्पायर की बाउंड्री है वो स्टेबल हो गई थी इन कैंपेन्स के बाद। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट फेज। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो टिल देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आई नीड अ सिमिलर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। मैं आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करती जा रही हूँ इन ऑर्डर टू गेट द सिमिलर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।